नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में, और उसमें हमने आपको बताया था कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, मानव संसाधन के अध्ययन, मानव वातावरण समायोजन, कालिक विश्लेषण रूपी दशाओं के इर्द गिर्द घूमता है। और हमने प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र था उसकी चर्चा हमारे पुराने वीडियो में की थी। आज के इस वीडियो में हम मानव संसाधन की चर्चा करेंगे, जिसे जनसंख्या संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। मानव वातावरण समायोजन की चर्चा करेंगे, सांस्कृतिक भूदृश्य की चर्चा की जाएगी और कालिक विश्लेषण संबंधी जो दशाएं हैं उनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनसंख्या किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। बिना जनसंख्या के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों का कोई महत्व नहीं होता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन नामक एक विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि किसी क्षेत्र या देश की समृद्धता की पहचान उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने और चांदी के निक्षेपों से नहीं होती, अपितु उस देश में रहने वाले स्त्री और पुरुषों की संख्या ही उस देश की वास्तविक संपदा होती है। अर्थात बिना मानव संसाधन के किसी भी देश में अन्य संसाधनों का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण घनत्व जो है प्रादेशिक आधार पर विषमताओं को दर्शाता है। अर्थात कहीं जनसंख्या का वितरण कम मिलता है, कहीं जनसंख्या का वितरण ज़्यादा पाया जाता है। संपूर्ण विश्व में जनसांख्यिकीय दशाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया जनसंख्या वितरण और घनत्व के रूप में जानी जाती है। मानव विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। संसाधनों का निर्माण करने के दौरान किसी न किसी रूप में स्वयं मानव का भी उपयोग होता रहता है। इसी कारण मानव को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या संसाधन संपूर्ण विश्व में प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं से युक्त है और उसका अध्ययन करना मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। यदि हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जनसंख्या संसाधन की चर्चा करें तो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि संबंधी जो दशाएं थी उनमें एक व्यापक अंतर हमें देखने को मिलता है। आज से लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व संपूर्ण विश्व की जनसंख्या मात्र 25 लाख के लगभग थी, किंतु कालांतर में इसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। मानव के द्वारा संपन्न किए गए कृषि के विकास, पहिए के आविष्कार, आग के आविष्कार और 1650 और 1700 तक आते आते आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और उसके पश्चात संपन्न हुई औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान दौर सूचना और तकनीक के दौर के रूप में जाना जाता है। साथ ही वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाने में सक्षम सिद्ध हो रही है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं यथा शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, लिंगानुपात, लिंग संगठन, धार्मिक संगठन, भाषाई संगठन, जातीय संगठन और व्यावसायिक संगठन, साथ ही ग्रामीण और नगरीय संगठन संबंधी दशाओं का अध्ययन करना मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु के रूप में शामिल किया जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या संबंधी दशाओं में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय भूमिका के रूप में या केंद्रीय इकाई के रूप में मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में
कहाँ अधिक घनत्व मिल रहा है, कहाँ कम पाया जा रहा है, जनसंख्या का वितरण कम क्यों मिलता है, अधिक क्यों मिलता है, विश्व के सघन बसे हुए भाग कौन से हैं, महाजन समूह का निर्माण क्यों हुआ है, इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम मानव संसाधन या जनसंख्या संसाधन के रूप में करते हैं, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। अन्य सभी संसाधनों का अध्ययन करना मानवीय परिप्रेक्ष्य में ही संभव हो पाता है। इसी कारण अन्य सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ संसाधन के रूप में मानव संसाधन को या जनसंख्या संसाधन को जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य। मानव भूगोल में मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त दशाओं में जितने भी परिवर्तन किए जाते हैं, चाहे उनकी छाप हमें सकारात्मक परिवर्तनों के रूप में देखने को मिल रही हो या फिर नकारात्मक परिवर्तनों के रूप में देखने को मिल रही हो, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई ऐसी समस्त दशाओं को या ऐसे सभी स्वरूपों को सांस्कृतिक भूदृश्यों के रूप में जाना जाता है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने और अपना जीवन यापन करने के लिए उसे प्रकृति प्रदत्त दशाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के घटकों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो मानव के द्वारा संपन्न की जाती हैं और हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, दृष्टिगत होती हैं, उनको हम सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में शामिल करते हैं। मानव ने प्राकृतिक प्रतिकूलताओं से बचने के लिए वर्षा, हिमपात की प्रक्रिया, तूफानों, जंगली जानवरों आदि से बचने के लिए अपना एक स्थायी ठिकाना तलाशना प्रारंभ किया, और इस तलाश को आदिम काल में गुफाओं के रूप में जाना गया। उसके पश्चात झोंपड़ियों का विकास हुआ, फिर कालांतर में कच्चे मकानों का विकास हुआ, और वर्तमान तक आते आते हम पक्के मकानों, यहाँ तक कि सीमेंट कंक्रीट के मकानों तक पहुँच गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया मानव भूगोल में बस्तियों के रूप में विश्लेषित की जाती हैं। मानव के द्वारा निर्मित की गई बस्तियाँ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की बस्तियों के रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं। तो बस्तियों का जो प्रारूप है वो एक मुख्य सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन और परिवहन के मार्ग भी सांस्कृतिक भूदृश्यों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। मानव ने जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सीखा, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ी, और साधनों के परिचालन के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों का निर्माण करना आवश्यक हो गया। ऐसी दशाओं के कारण ही आज हमारे सामने अनेक प्रकार के मार्ग दृष्टिगत होते हैं, जिनमें सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है और जलमार्ग संबंधी दशाएं देखने को मिलती हैं। आधुनिकतम समय में हमें पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग प्रारूपों में चाहे मनुष्य कुछ भी कर रहा हो, मकान बना रहा हो, सड़क मार्ग रेल मार्गों का निर्माण कर रहा हो, खनिजों को भूगर्भ से खोदकर निकाल रहा हो, कृषि कर रहा हो, सिंचाई कर रहा हो, वृक्षारोपण कर रहा हो, वनोन्मूलन कर रहा हो, मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, या फिर पहाड़ों को तोड़ रहा हो, ये सारी प्रक्रियाएं किसी न किसी रूप में हमें एक नवीन भूदृश्य की ओर ले जाती हैं, और ऐसा नवीन भूदृश्य जो हमें देखने को मिलता है उसे ही हम सांस्कृतिक भूदृश्य की संज्ञा देते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त दशाओं में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का मानव के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार उनका जब उपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, और ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को हम सांस्कृतिक भूदृश्य की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। तो जितना भी हमें जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, सकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा हो या नकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा हो, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की स्पष्ट छाप के रूप में देखने को मिलता है, और ऐसी स्थिति सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में जानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कालिक विश्लेषण की। देखिए, मानव भूगोल इतिहास से जुड़ा हुआ एक विषय है,
और मानव भूगोल में विभिन्न प्रकार की दशाओं का ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करने की प्रक्रिया कालिक विश्लेषण के रूप में जानी जाती है। आपको अच्छे से पता होगा, मानव भूगोल में हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, मानवीय संदर्भ में चर्चा करें या मानव के द्वारा भौतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन किए गए हैं, उन सभी का अध्ययन करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। तो मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, भौतिक पर्यावरण को मनुष्य ने किस प्रकार से बदला है, इन सभी दशाओं का अध्ययन हम कालिक विश्लेषण के रूप में करते हैं। मनुष्य आदिम अवस्था में कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वस्त्र आभूषण कैसे थे, उसकी आर्थिक क्रियाएं कैसी थी, वर्तमान तक आते आते उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, ऐसी कौन कौन सी दशाएं जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक आते आते मानवीय दशाओं में परिवर्तन किया है, उन सभी दशाओं का अध्ययन करना कालिक विश्लेषण के रूप में शामिल किया जाता है। तो मानव और उससे संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक दशाएं हैं, चाहे वो मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने के संदर्भ में हो, या मानवीय जनसंख्या वितरण घनत्व और वितरण प्रणाली के संदर्भ में हो, या मानव वातावरण समायोजन की आपसी प्रक्रिया के संदर्भ में हो, किसी भी रूप में हो, उनका हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। और जिन दशाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है, उनको कालिक विश्लेषण के रूप में मानव भूगोल के अंदर शामिल किया जाता है। तो क्षेत्र विशेष संबंधित विभिन्न प्रकार की दशाओं का कालिक विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, उसे भी मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु माना गया है। अब हम चर्चा करते हैं मानव वातावरण समायोजन। देखिए, प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार की दशाएं प्रदान की हैं और उन विभिन्न प्रकार की दशाओं का उपयोग करने वाला एकमात्र जो बौद्धिक प्राणी है वो मानव है। इस धरातल का सबसे बुद्धिमान प्राणी, सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने वाला जो प्राणी है वो मानव है। तो मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त दशाओं में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, वो सारी प्रक्रियाएं मानव वातावरण समायोजन के रूप में जानी जाती हैं। समायोजन शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है अपने आप को पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार ढाल लेना। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वही समायोजन के रूप में जानी जाती है। प्रकृति ने हमें जो दशाएं प्रदान की हैं, हम अपने आप को उन दशाओं के अनुसार कैसे ढालें, यही मानव वातावरण समायोजन का हिस्सा है। आपको पता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाएं हमें देखने को मिलती हैं और मानव क्या करता है, संभावनाओं का प्रयोग करते हुए अपने आप को उन दशाओं के अनुसार अनुकूलित करता है, अपने आप को उन दशाओं के अनुसार ढाल लेता है और यही पूरी प्रक्रिया मानव वातावरण समायोजन के रूप में जानी जाती है। विश्व के अंदर ध्रुवीय भाग देखने को मिलते हैं, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वर्ष भर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, वर्ष भर हिमाच्छादन की स्थिति पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जीवन की कल्पना करना दुर्भर होता है। खाने पीने के लिए कृषि नहीं हो सकती, धरती भूमि नहीं है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। अब ऐसे क्षेत्रों में मानव कैसे निवास करे? फिर भी मानव ने ऐसी विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी अपने आप को अनुकूलित किया है। आज हम जो देख रहे हैं एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है और सबसे अच्छा उदाहरण भी है। इतनी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया अपने आप को पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल बना लेना या पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की जो प्रवृत्ति है, वही मानव वातावरण समायोजन के रूप में जानी जाती है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, हमारे भारत में मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं और जैसे जैसे मौसम और ऋतु बदलती, हम अपने आप को मौसम के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही शीतकाल का आगमन होगा, हम ऊनी और गर्म कपड़े पहनने लग जाएंगे। जब कठोर ठंड पड़ेगी तो उस भयंकर कठोर ठंड से बचने के लिए हमें ऊनी और गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है, हम ऊनी और गर्म कपड़ों को छोड़ देते हैं और ठंड प्रदान करने वाले कपड़े पहनने लग जाते हैं, सूती वस्त्र पहनने लग जाते हैं।
ये पूरी प्रक्रिया क्या है? अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की ही प्रक्रिया है। इसी प्रकार से हमारा जो खान पान होता है, हमारा रहन सहन होता है, हमारी शारीरिक बनावट होती है, हमारे आचार विचार होते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं पर्यावरण के अनुसार चलती हैं। या हम ऐसा कहें कि मनुष्य अपने आप को पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। तो मानव के द्वारा प्रकृति के साथ में समायोजन करते हुए या अपने आप को प्रकृति प्रदत्त दशाओं के अनुकूल बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम मानव वातावरण समायोजन के रूप में जानते हैं। और ये मानव वातावरण समायोजन की जो प्रक्रिया है, इसका अध्ययन करना भी मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु के रूप में समाहित किया जाता है। पर्वतों में रहने वाले लोगों के पैर मजबूत होते हैं। समुद्र तटों और उसके आसपास रहने वाले लोगों की भुजाएं मजबूत होती हैं। मैदानों में रहने वाले लोगों के विचार स्वतंत्र होते हैं। ये पूरी प्रक्रियाएं क्या हैं? ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जैसी दशाएं प्रकृति ने हमें प्रदान की थी, उन दशाओं के अनुसार हमारा जो शरीर है, हमारी जो क्रियाएं हैं, वो संपादित होने लगती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम पर्यावरण के साथ में समायोजन करने की अवधि के रूप में या समायोजन करने की स्थिति के रूप में जानते हैं। देखो, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और वातावरण का संबंध सदैव स्थिर नहीं रहा है, अपितु विभिन्न काल अवधियों में मानव और वातावरण समायोजन की जो प्रक्रिया थी, वो अलग अलग प्रकार की स्थितियों को दर्शाती हैं। और मानव वातावरण के आपसी संबंधों के परिणाम स्वरूप मानव भूगोल के अंदर कुछ अवधारणाओं का भी उदय हुआ है। आपने नियतिवाद के बारे में सुना होगा, या निश्चयवाद के बारे में सुना होगा, या मानव का प्राकृतिकरण के बारे में सुना होगा। ये सारी दशा ऐसी जिसमें प्रकृति की प्रधानता थी, यानी मनुष्य पूरी तरह प्रकृति का गुलाम बनकर रहता था। मानव की भूमिका दास के रूप में थी, प्रकृति की भूमिका मालिक के रूप में थी। उसके बाद में संभववाद का दौर आया और संभववाद में मानवीय छांट को प्रधानता दी जाने लगी, यानी प्रकृति गौण हो जाती है और मानव मुख्य हो जाता है। लेकिन इसके बाद में मानव वातावरण संबंधों की एक और अवधारणा आई और उसका प्रतिपादन का श्रेय दिया गया ग्रिफिथ टेलर को, और जिन्होंने रुको और जाओ संकल्पना प्रतिपादित की, या फिर इसको हम कह सकते हैं नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद या नवनिश्चयवाद की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये प्रक्रियाएं क्या थी? ये मानव और वातावरण जो संबंध थे, उनमें जो समय के आधार पर जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों के अनुसार इनका अध्ययन करने की प्रक्रिया थी। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मानव वातावरण समायोजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है, वो संक्षिप्त विषय क्षेत्र नहीं है। मानव भूगोल किसी एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। मानव भूगोल का संबंध या बहुत सारे विज्ञानों से पाया जाता है, और विशेष रूप से जो सामाजिक विज्ञान है, वो मानव भूगोल से अधिक संयोजित हैं। और ऐसी प्रक्रिया के कारण ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक और जटिल रूप से हमें देखने को मिलता है। अनेक विज्ञानों से जुड़ा हुआ होने के कारण मानव भूगोल वर्तमान में एक व्यापक विज्ञान बन गया है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से हम 5 घटकों के रूप में या 5 तत्वों के रूप में समझ सकते हैं, जिनकी हमने चर्चा की। पहला, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, जिसमें हमने प्रकृति प्रदत्त दशाओं का अध्ययन किया, या प्रकृति ने हमें जो दशाएं प्रदान की हैं, जो प्रकृति ने हमें स्वरूप प्रदान किया है और जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया। दूसरा, स्वयं मानव संसाधन का अध्ययन किया। मनुष्य इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण और अधिक परिवर्तन करने वाला प्राणी है, तो मानव संसाधन के रूप में हमने जनसंख्या का अध्ययन किया। तीसरा, मानव के द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करके जो नवीन स्वरूप निर्मित किया जाता है, उसके रूप में हमने सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया। चौथा, हमने किसी क्षेत्र विशेष में समय की प्रक्रिया के आधार पर जो परिवर्तन आते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उनका हमने कालिक विश्लेषण के रूप में अध्ययन किया। और पांचवा, हमने मानव और वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया, जो मानव वातावरण समायोजन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 5 दशाएं ऐसी दशाएं हैं जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती हैं। और संपूर्ण मानव भूगोल इन 5 घटकों या 5 तत्व जो अभी हमने आपको बताए, इनके चारों ओर ही अपने पूरे विषय क्षेत्र को, अपने अध्ययन क्षेत्र को समाहित किए हुए हैं।
तो संपूर्ण मानव भूगोल की विषय सामग्री जो है इन 5 केंद्रीय बिंदुओं के चारों ओर घूमती है और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है स्वयं मानव की होती है, क्योंकि मानव भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान है और मानव भूगोल मानव की इस केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही मानव भूगोल का अध्ययन करता है। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।